हे वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। प्रॉमिस मेड माई लाइफ हेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग वांगजी की बातें नहीं मान रहा था, जिस वजह से वांगजी ने विंग पर अपनी अल्फा वॉइस का यूज़ किया था, जिसकी वजह से विंग मजबूर हो चुका था वांगजी की हर बात मानने के लिए। अब वांगजी के कमांड के मुताबिक विंग उसके सामने फुल्ली नेकेड खड़ा था। विंग को बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील हो रहा था, खुद पर भी और वांगजी पर भी, पर वो बेचारा मजबूर है, कर ही क्या सकता है। वांगजी विंग की आंखों में वो अशेम्ड साफ तरह से देख पा रहा था। उसने विंग की तरफ अपने एक हाथ को बढ़ा दिया। विंग ने भी वांगजी के उस हाथ को देखा और बाद में उस पर अपना एक हाथ रख दिया। वांगजी ने तुरंत विंग को अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी लैप में बिठा दिया। वांगजी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़कर अपने नेक अराउंड रख दिया और उसने विंग को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से विंग और वांगजी का फेस बिल्कुल आमने सामने था। वांगजी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसने तुरंत विंग के लिप्स को कैप्चर किया और वो विंग को डीपली किस करने लगा। विंग भी मजबूर हो चुका था उस किस को रिटर्न करने के लिए, क्योंकि उस पूरे रूम में डोमिनेटेड अल्फा के वो स्मूथिंग, कामिंग पर लस्टफुल फेरोमोन भर चुके थे, जिसकी वजह से विंग भी अनकॉन्शियसली ही अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगा। विंग के स्वीट लोटस फेरोमोन्स को इनहेल करते ही वांगजी भी अपने कंट्रोल को खोने लगा। विंग की वो सैंडलवुड फेरोमोन्स को इनहेल करने के बाद वो भी धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगा। भले ही विंग का माइंड अभी भी अपने ठीक स्टेट में था, जिस वजह से वो वांगजी को रेजिस्ट करना चाहता था, पर विंग के अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वांगजी के फेरोमोन्स उसे बहुत रिलैक्स फील करवा रहे थे। आफ्टर ऑल ये फेरोमोन्स इनहेल किए बहुत साल हो चुके थे। ये फ्रेग्रेंस विंग के लिए बहुत ज़्यादा स्मूथिंग थी, जिस वजह से विंग भी ना चाहते हुए वांगजी के टच पर रिएक्ट करने लगा और उसके किस को भी बैक करने लगा। कुछ ही देर बाद वांगजी ने विंग को बेड पर लेटा दिया और वो खुद उसके ऊपर आ गया। वांगजी के दोनों हाथ विंग की बॉडी पर फियरलेसली घूम रहे थे और उसके लिप्स विंग के लिप्स को खाने में बिजी थे। वांगजी ने पूरी तरीके से विंग को अपने कंट्रोल में ले लिया था। कुछ ही देर बाद जब एक डीप और पैशनेट किस करते हुए वांगजी को समझ में आया कि विंग अपने सांसों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसने विंग के लिप्स को छोड़कर उसके नेक पर अपने लिप्स को रख दिया और वो विंग के नेक पर आर्ट बनाने लगा। विंग जस्ट बेड पर लेटे हुए हेल्पलेसली मौन कर रहा था। वांगजी ने विंग के नेक पर हल्का सा बाइट करते हुए कहा, से यू बिलोंग टू मी। विंग जस्ट मौन कर रहा था। उसने वांगजी की बात को क्लियरली सुना था, पर उसने वांगजी को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। वांगजी को थोड़ा गुस्सा आया, इसीलिए उसने विंग के नेक पर थोड़ा हार्शली बाइट करते हुए कहा, आई सेड से यू बिलोंग टू मी, से यू आर माई। पर फिर भी विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांगजी को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा। उसने अपने एक हाथ से विंग के प्राइवेट पार्ट को पकड़ा और उसे बहुत जोर से स्क्वीज किया, जिससे विंग ने अपने माउथ से चिल्लाने की आवाज बाहर निकाली और उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। और विंग अभी भी चुप था। वांगजी ने विंग की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, आई सेड से, पर विंग वो कहाँ मानने वाला था। उसने वांगजी की तरफ अपनी टेरी आइज से देखा और कहा, प्लीज प्लीज लीव इट, मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांगजी के चेहरे पर एक हल्का सा स्मक आ गया और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी पेन हो रहा है, तो हम दोनों भी एक दूसरे का पेन कम करते हैं। जो मैंने कहा उसे रिपीट करो और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा। विंग ने वांगजी की तरफ थोड़े से गुस्से से देखते हुए कहा, तुम जो भी कर रहे हो उसका रीपे तुम्हें करना होगा। सो जो भी मेरे साथ करो, ये सोच के करो कि मैं सिर्फ विंग नहीं, वी वुशियान हूँ। वांगजी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, पर वो रुका नहीं। उसने और भी टाइटली विंग के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया। विंग हेल्पलेसली चिल्लाने लगा। वांगजी ने गुस्से से विंग से कहा, तुम इतने जिद्दी कब से बन गए? जो मेरा है वो सिर्फ
मेरा ही रहता है और तुम मेरे हो। तुम्हारी सोल, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा हार्ट, यहाँ तक कि तुम्हारे माइंड पे भी मेरा हक है। यू जस्ट बिलोंग टू मी। तो अपने मुंह से कहने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बोलो कि तुम मुझसे बिलोंग करते हो, तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे ही हो। विंग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बाहर आ रहे थे। अब विंग ज्यादा सह नहीं सकता था, इसीलिए उसने अपनी लड़खड़ाती जबान में कहा, यस आई एम योर्स, आई एम जस्ट योर्स, माई बॉडी, माई सोल, माई हार्ट, ऑल जस्ट बिलोंग टू यू। नाउ प्लीज लीव इट, इट वॉज हर्टिंग। जैसे ही वांगजी ने विंग के मुंह से ये कुछ वर्ड सुने, उसे सेटिस्फाइड फील होने लगा और उसने तुरंत विंग को छोड़ दिया। विंग ने एक डीप ब्रीथ ली, पर अगले ही पल विंग पूरी तरीके से शॉक हो गया। अब विंग ने महसूस किया वांगजी उसे ओरल प्लेजर दे रहा है। विंग नीचे देखने लगा, जहां वांगजी ने उसके प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लिया था। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि वांगजी ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि इससे पहले तो वांगजी सिर्फ उसके साथ फोर्स यूज करता था और उसे दर्द देता था, जिसमें कभी भी ना विंग को प्लेजर फील हुआ, ना ही वांगजी ने उसे ऐसा कुछ फील करवाने की कोशिश की थी। पर इस वक्त वांगजी विंग के साथ बहुत अलग और जेंटल बिहेव कर रहा था। इससे पहले कि विंग कोई रिएक्ट कर पाता, उसे हल्का सा दर्द हुआ और उसने हेल्पलेसली ही वांगजी के हेयर्स को ग्रैब कर लिया और वो वांगजी के नाम से मौन करने लगा। कुछ ही देर बाद विंग रिलीज हो गया। विंग ने बहुत कोशिश की थी वांगजी के माउथ को हटाने की, पर वांगजी ने अपने माउथ को नहीं हटाया था। विंग को लगा था कि अब वांगजी उस पर गुस्सा करेगा, पर सरप्राइजिंगली वांगजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट वो विंग की तरफ एक स्माइल फेस के साथ देखने लगा, जिसे देखकर विंग तो लगभग हार्ट अटैक से मरने ही वाला था, पर लकीली बच गया। वांगजी फिर से विंग के ऊपर आया और उसने विंग को सॉफ्टली किस करना स्टार्ट किया उसकी ऑल ओवर बॉडी पर। और इस बार फर्स्ट टाइम वांगजी विंग को प्रिपेयर कर रहा था। वांगजी ने विंग को अपने फिंगर्स थ्रू प्रिपेयर किया और बाद में धीरे धीरे उसने विंग को कंफर्टेबल होने के बाद उसमें एंटर किया, जिससे इस बार विंग को पेन नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम विंग को समझ में आ रहा था कि प्लेजर क्या होता है, क्योंकि इससे पहले तो वांगजी बस उसे जानवरों की तरह ट्रीट करता था और खुद को फोर्सफुली उस पर थ्रो करता था। पर इस बार फर्स्ट टाइम वांगजी जेंटली विंग के साथ बेड पर बिहेव कर रहा था, जिससे विंग भी कहीं ना कहीं शॉक हो चुका था। उस पूरे रूम में लोटस और सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस भर चुकी थी। वो दोनों और अल्फा और ओमेगा एक दूसरे के नाम से हेल्पलेसली मौन कर रहे थे। विंग को एक्सट्रीम प्लेजर फील हो रहा था, क्योंकि वांगजी बहुत जेंटली उसके साथ बिहेव कर रहा था। इस लव मेकिंग में फर्स्ट टाइम लव था, ना कोई फोर्स, ना ही कोई पनिशमेंट, जस्ट प्योर लव। इस प्लेजर के मारे अब विंग अपनी आंखों को बहुत मुश्किल से ही खोल पा रहा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और ऐसे ही विंग वांगजी के नाम को लगातार लेते लेते अपनी आंखों को उसने टोटली बंद कर दिया और वो याद करने लगा वो दिन जब वांगजी उसके लिए एक बीस्ट था। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, एक प्राइवेट याच जहाँ पर एक पार्टी चल रही थी। एक्चुअली ये पार्टी थी चाइना के सेकंड बिगेस्ट बिजनेसमैन लैन कुरैन के सेकंड नेफ्यू लान वांगजी के बैचलर्स पार्टी थी, जिसमें सारे लोग और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इंक्लूड थे। इस पार्टी में लैंस, जिन्स, जियांग्स, वैंस, नीज सारे बिजनेसमैन मौजूद थे। आज एक बैचलर पार्टी थी, उसके बाद दूसरे दिन सुबह वेडिंग थी, नाइट को छोटा सा बैंक्वेट था। इस तरह का कुछ शेड्यूल रखा गया था। हर तरफ पार्टी म्यूजिक लाउडली बज रहा था। बहुत सारे बिजनेसमैन एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऑब्वियसली ये बिजनेसमैन के बेटे की पार्टी थी, जिस वजह से
सारे बिजनेस रिलेटेड ही बात कर रहे थे। बैचलर पार्टी कम और बिजनेस पार्टी ज़्यादा लग रही थी, पर फिर भी हर तरफ खुशी का माहौल था। वही बार काउंटर में एक अल्फा अपने हाथ में ड्रिंक लिए हर तरफ अपनी नजरें दौड़ा रहा था। न जाने कितने दिनों से उसने इस वक्त का इंतजार किया था और फाइनली वो जो चाहता था वो कल होने वाला था। उसका प्यार उसके साथ वेडिंग वॉज लेने वाला था। वो अल्फा लान वांगजी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा खुश था। ये एक लव मैरिज थी और वांगजी उस लड़की से पागलों की तरह प्यार करता था। वांगजी के अंकल लैन कुरैन पहले इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वो ओमेगा, जिसका नाम म्यान म्यान था, वो एक गरीब अनाथ लड़की थी जिसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, जिस वजह से लैन कुरैन को इस शादी के लिए मनाते मनाते वांगजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। पर फाइनली आज लैन कुरैन इस शादी के लिए मान चुके थे और कल वांगजी की शादी थी अपने प्यार के साथ। अचानक वांगजी अपने ख्यालों से बाहर आया, क्योंकि उसका मोबाइल उसकी पॉकेट में रिंग कर रहा था। वांगजी ने अपने मोबाइल को जब देखा तब कॉलर आईडी देखकर वांगजी वहां से उठ गया और वो उस याच के उस तरफ जाने लगा जहां प्राइवेट रूम्स थे। वांगजी को एक्चुअली एक बिजनेस रिलेटेड कॉल आया था और वांगजी उसी कॉल को पिक करने के लिए अपने रूम में जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हेवी नॉइस था। तो वांगजी अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वांगजी ने प्राइवेट रूम के उस लॉबी में एंटर किया, उसे हेवी ब्रीदिंग की आवाज आने लगी और ये आवाज बहुत सी जानी पहचानी थी। वांगजी ने तुरंत उस कॉल को डिस्कनेक्ट किया और वो उस आवाज का पीछे करने लगा। अब वांगजी छोटा बच्चा तो था नहीं जो उसे समझ में ना आए कि आवाज किन चीजों की है। वांगजी को अपने अंदर पता नहीं क्यों अचानक बहुत दर्द होने लगा। वो उन आवाजों को फॉलो करने लगा। वांगजी का रूम सबसे लास्ट वाला रूम था और अभी वांगजी थर्ड रूम के बाहर पहुंचा था, जिस रूम से ये सारी आवाजें आ रही थी। उस रूम का डोर ओपन था। सो वांगजी ने एक डीप ब्रेथ ली और उसने अपने कांपते हाथों से उस रूम के डोर को ओपन किया। जैसे ही वांगजी ने अंदर की तरफ देखा, उसका वर्ल्ड एक ही झटके में पूरी तरीके से क्रैश हो चुका था। उसका प्यार किसी और के नीचे उस पर्सन के नाम से मौन कर रहा था। वांगजी को सच में अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। जिस प्यार को पाने के लिए वांगजी ने 1 साल तक मेहनत की, वो अपने घर वालों के, अपने अंकल के, अपने भाई के अपोज गया। वो प्यार जो उसका कल होने वाला था, वो शादी से 1 दिन पहले किसी और के साथ, किसी और के बेडरूम में, किसी और के बेड पर था। वांगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, या यूं कहा जाए उसे इन सब चीजों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, जिस वजह से उसके दूसरे हाथ में जो उसका मोबाइल था वो नीचे गिर गया। और जैसे ही उस रूम में मोबाइल गिरने की साउंड आई, वो दोनों पर्सन जो अभी बेड पर न्यूड लेटे हुए थे, उन्होंने डोर की तरफ देखा। जैसे ही मैन ने वांगजी को डोर के पास देखा, वो टोटली शॉक हो गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि इस अल्फा ने डोर लॉक किया होगा, पर डोर लॉक नहीं था। वांगजी ने जैसे ही देखा कि मैन और वो अल्फा उसी की तरफ देख रहा है, उसने तुरंत अपनी नजरों को फेर लिया और उसने उस रूम के डोर को खींच लिया, जिससे वो डोर लॉक हो गया और वांगजी वहां से चला गया। वांगजी ने जाने से पहले अपने मोबाइल को उठाया था। वो सीधा उस रूम से अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसे अपने ही पैर वीक फील हो रहे थे और उसकी आंखों के सामने अभी भी वो सीन आ रहा था। वांगजी लड़खड़ाते हुए अपने रूम में पहुंचा और उसने उस रूम के डोर को बंद कर दिया। वांगजी वही डोर से लगकर ही नीचे गिर गया और पता नहीं कब पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पता नहीं कितनी देर वांगजी वहां वैसे ही बैठा रहा। उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। वांगजी वैसे ही वहां रोते रोते कब सो गया, शायद उसे भी पता नहीं चला। वांगजी की नींद सुबह डोर के नॉकिंग साउंड से खुली। लगातार वांगजी के डोर पर कोई नॉक कर रहा था।
वांग जी ने अपनी आंखों को रब किया और उसने उस डोर को ओपन किया। बाहर एक पर्सन था जिसने वांग जी की तरफ एक एनवलप को बढ़ाते हुए कहा, सर ये आपके लिए किसी मैम ने दिया है। वांग जी ने उस एनवलप को ले लिया। वो पर्सन वहां से चला गया। वांग जी अंदर आया और उसने मिरर में अपनी तरफ देखा। उसके पूरी आईज रोने की वजह से सॉलन हो चुकी थी। वांग जी को अभी भी याद था रात को जो हुआ था, जिस वजह से उसे अभी भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वांग जी ने उस एनवलप की तरफ देखा और बाद में उसने उस एनवलप को ओपन किया। उस एनवलप के अंदर एक नोट था। वांग जी जैसे जैसे वो नोट पढ़ रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और उस नोट पर उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो रही थी। कुछ देर बाद जब वांग जी ने पूरा नोट पढ़कर फिनिश किया, उसने उस एनवलप के अंदर से एक पेन ड्राइव को बाहर निकाला। वांग जी ने तुरंत अपने लैपटॉप को ढूंढकर उस पेन ड्राइव को कनेक्ट किया और जैसे ही उसने उस पेन ड्राइव के अंदर का जो वीडियो था उसे देखा, उसकी आंखें गुस्से से टोटली रेड हो गई थी। उसके पूरे एंग्री फेरोमोन्स उस पूरे रूम में फिलअप हो चुके थे। वांग जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वांग जी लगातार उस लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देख रहा था। वांग जी ऐसे ही गुस्से में उस वीडियो को देख ही रहा था, तभी फिर से डोर पर नॉक हुआ। वांग जी का ध्यान डोर की तरफ गया तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने डोर को ओपन किया। सामने सिचैन थे जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वांग जी ने सिचैन की तरफ देखा और कहा, भाई क्या हुआ? सिचैन ने वांग जी को थोड़ा वरीड फेस के साथ देखते हुए कहा, वो मैम। वांग जी तुरंत बाहर आ गया और उसने कहा, मैम क्या हुआ मैम को? तब सिचैन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैम ने समंदर के अंदर जंप लगा दी थी, उसने सुसाइड कर लिया। ये सुनने की देर थी और वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और वो तुरंत बाहर की तरफ भागने लगा। सिचैन भी उसके पीछे भागने लगे। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों भी उस जगह पर पहुंच गए। ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे। याच पर जो प्रोफेशनल स्विमर्स थे, उन्होंने पूरे सी के अंदर, मतलब उस याच के आसपास मैम को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, पर किसी को भी वो नहीं मिली। वो स्विमर्स भी अब याच पर आ चुके थे और उन्होंने कहा कि ये पूरा इलाका शार्क से भरा हुआ है, जिस वजह से अगर वो लड़की समंदर के बहुत अंदर गई होगी तो उसके बचने का चांसेस 0 है और इतनी देर तक समंदर के अंदर वो जिंदा ही नहीं बची होगी। ऐसे ही वांग जी ने ये सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन ही हिल गई। सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिस लड़की की 4 घंटे बाद शादी थी, उसने अचानक सुसाइड क्यों किया। पर वांग जी वो सब कुछ जानता था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वांग जी वहाँ स्टिफ खड़ा था और वो उस पानी के अंदर देख रहा था। अभी भी उसकी नज़रें मैम को उस पानी में ढूंढ रही थी, पर वहाँ कोई भी नहीं था। सिचैन ने जब अपने ब्रदर की ऐसी कंडीशन देखी, उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो उस याच के कैप्टन की तरफ गए और उन्होंने कहा कि याच को अब किनारे पर लेके चले, पर वो बीच समुंदर में थे, जिस वजह से किनारे पर जाने में उन्हें ऑब्वियसली बहुत वक्त लगने वाला था। वांग जी बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा, या यूँ कहा जाए उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो वहाँ ज़्यादा देर खड़ा हो सके। वांग जी तुरंत अपने रूम में चला गया। सब उस याच पर बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे। ऑब्वियसली वेडिंग होने वाली थी और उसकी ब्राइड ने कुछ देर पहले ही सुसाइड किया, तो वेडिंग तो कैंसिल हो गई। ऊपर से किसी को उस सुसाइड का रीज़न भी नहीं पता था, जिस वजह से सारे ही लोग बहुत दुखी हो चुके थे वांग जी के लिए, क्योंकि सब जानते थे कि ये लव मैरिज है। सब सोच रहे थे कि वांग जी बहुत दुखी होगा और सिचैन भी वांग जी के रूम में चले गए उसे कंसोल करने के लिए, क्योंकि वांग जी अपने रूम में ही गया था। करीबन 4 घंटे बाद अब वेडिंग का समय था, पर ब्राइड तो मर चुकी थी, तो वेडिंग तो ऑब्वियसली कैंसिल होने वाली थी। यही सोचकर सब वही आसपास घूम रहे थे। वो याच पर थे तो कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो अपने ऐसे ही कोई काम कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद पूरे याच पर यह अनाउंस हुआ कि वेडिंग के लिए सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और सब वेडिंग हॉल की तरफ आ जाए।
सारे लोग ये बात सुनकर कहीं ना कहीं शॉक हो चुके थे, पर फिर भी सारे लोग क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है ये देखने के लिए वेडिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। जब सब वहां गए तो सब के सब शॉक हो चुके थे, क्योंकि वांग जी फुल वाइट वेडिंग अटायर में सामने खड़ा था प्रीस्ट के साथ। सब इधर उधर देखने लगे ब्राइड के लिए। कुछ ही देर बाद एक मेल ओमेगा जिसने ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए थे, उसने उस वेडिंग हॉल में एंटर किया। उसके हाथ में फ्लावर्स थे और वो एक मेल ओमेगा था जिसका फेस हल्की सी वेल के साथ ढका हुआ था। बहुत सारे लोग उस ओमेगा को वहां देखकर शॉक हो चुके थे और बहुत सारे लोग कंफ्यूज, क्योंकि वो उस ओमेगा को जानते ही नहीं थे। ऊपर से किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ब्राइड तो मर चुकी है ना, तो फिर अचानक ये ओमेगा वेडिंग के लिए क्यों खड़ा हो गया और वांग जी इसके साथ वेडिंग करने के लिए मान कैसे गया। सबके दिल में हजार सवाल चल रहे थे। वही सिचैन और कुरैन भी थोड़ा शॉक थे, क्योंकि वांग जी बहुत जिद्दी पर्सन था और उसका यूं ही वेडिंग कर लेना, वो भी तब जब उसका प्यार ने सिर्फ 4 घंटे पहले ही दम तोड़ा है, ये कैसे पॉसिबल है। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद ही वो ओमेगा रैम से चलते हुए वांग जी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूरी वक्त अपनी नजरों को नीचे रखा हुआ था। उसने एक बार भी वांग जी की तरफ या किसी और की तरफ भी देखा ही नहीं था। थोड़ी ही देर बाद प्रीस्ट वॉव्स पढ़ने लगा। प्रीस्ट ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप इस ब्यूटीफुल ओमेगा को एज यूर वेडेड हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? वांग जी ने उस ओमेगा की तरफ देखा और कहा, यस आई डू। प्रीस्ट ने उस ओमेगा की तरफ देखा और कहा, क्या आप इस अल्फा लान वांग जी को एज यूर वेडेड हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? उस ओमेगा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, यस आई डू। प्रीस्ट ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तो फिर आप लोग किस थ्रू अपनी वेडिंग को लॉक कीजिए। जैसे ही प्रीस्ट ने ये लास्ट लाइन कही थी, उस पूरे वेडिंग हॉल में एक स्लैप की वॉइस गूंज गई थी। वांग जी ने उस ब्यूटीफुल ओमेगा के चीक पर बहुत हार्श स्लैप किया था, जिस वजह से वो ओमेगा सीधा नीचे फ्लोर पर जाकर गिरा था। सब बस शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे थे और वांग जी की इस हरकत से पूरी तरीके से अपनी ही जगह स्टंट खड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि जो प्रीस्ट वो शादी करवा रहा था, वो खुद भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। लैन कुरैन आगे आए और उन्होंने वांग जी पर चिल्लाते हुए कहा, वांग जी ये क्या बदतमीजी है। तब वांग जी ने एक स्माइल के साथ लैन कुरैन के तरफ देखा और बाद में उस ओमेगा की तरफ देखते हुए कहा, बदतमीजी, वो अभी तक मैंने स्टार्ट कहा की है। इसे तो अब पता चलेगा कि लान वांग जी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.